आप लोग चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं बैंक ऑडिट क्लास नंबर 2 एंड कल हमने शुरू कर दिया था बैंक ऑडिट और आज उस कथा को हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए जी, हमने कल की क्लास में कर लिया था इंगेजमेंट टीम की डिस्कशन तक कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। और रेम्यूनरेशन वगैरह तक हो गया था। आइए अब हम बात करते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की। ऑडिटर्स रिपोर्ट देखो जी, एक तो होती हैं बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी चर्चा की कि बैंकिंग कंपनीज के लिए अगर हम बैंकिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग कंपनीज में तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जो रिपोर्ट बनती है वो बैंकिंग कंपनीज के लिए बनती है। ठीक हो गई बात। बट अब जिस हम ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस वक्त जिस ऑडिटर्स रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, डेट इज एन ऑडिट रिपोर्ट विच इज एप्लीकेबल फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक्स ओनली। यानी कि हम उस ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि नेशनलाइज्ड बैंक के लिए एप्लीकेबल होती है। नेशनलाइज्ड बैंक्स मतलब कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इन सब बैंकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ही हैज टू स्टेट द फॉलोइंग। नेशनलाइज्ड बैंक है क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं तो इसलिए सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ती है। और उसको क्या बताना पड़ता है, सरकार को क्या बताना पड़ता है, ध्यान रखना जब भी ये पूछेगा तो कहेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, तो समझ जाना। हाँ जी, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा सरकार को ऑडिटर साहब कि पहला, उसके ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो हर जगह ही बताना पड़ता है, ठीक है जी। दूसरा, whether or not the transaction which have come to his notice have been within the powers of that bank, मतलब क्या बैंक ने अपनी पावर्स को कहीं एक्सीड तो नहीं किया। से फॉर एग्जांपल हर बैंक को अपनी जितनी कैपिटल होती है उसका 5% मैक्सिमम वो बैंक रियल एस्टेट सेक्टर में दे सकता है। क्या आपने इस क्लॉज को एक्सीड तो नहीं किया, ठीक है। थर्ड, whether or not the returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of audit। मतलब देखो जी, ब्रांचेस अपना जो भी उनका एसेट्स एंड लाइबिलिटी होती है उसकी रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस को देते हैं, हेड ऑफिस में वो कंसोलिडेटेड होता है। तो क्या सभी के सभी ब्रांचेस ने सही रिपोर्ट भेजी है, पूरी रिपोर्ट भेजी है, सफिशिएंट रिपोर्ट भेजी है, लोन्स एंड एडवांसेस की, सिक्योरिटी की, सब चीज़ों की क्या सफिशिएंट रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी। फोर्थ पॉइंट, एनी अदर मैटर जो भी उसके नॉलेज में आएगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर वो लेके आएगा। कहीं ब्रांचेस में कुछ भी ऊटपटांग चल रहा है, कहीं ब्रांचेस में फालतू की ओवरड्राफ्ट सैंक्शन हो रही हैं बिना अप्रूवल के, तो ये चीज़ें वहाँ पर सब ही विल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी बीइंग अ नेशनलाइज्ड बैंक, इट इज आल्सो टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट नेशनलाइज्ड बैंक के केस में जो होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई का सबसे बड़ा बेटा है, तो उसके बारे में खासकर लिखा जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी औलाद है ना घर की, तो इसलिए। चलिए जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। हाँ जी, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की बात करूँ तो स्टेचुटरी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट होती है, स्टेचुटरी ऑडिट रिपोर्ट जो भी हमने 143 वगैरह के अंदर भी पढ़ी, तो वो क्या होती है, एज पर द एसेज होती है, ठीक है ना। तो ऑडिटर शुड इंश्योर कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई कर रही है, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट द मैटर्स अंडर सेक्शन 143। अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को 143 को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। बट एक बात बता दो क्या कि कैरो एप्लीकेबल होता है कि नहीं। कैरो इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी, समझ गए, कैरो इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। चलिए उसके बाद, द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस इज गिवन बट क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर सच अनऑडिटेड ब्रांचेस हैव आल्सो बीन डिस्क्लोज्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये अपने आप में आ सकता है एमसीक्यू पर्पज से कि अनऑडिटेड ब्रांचेस, देखो अगर एचडीएफसी की या आईसीआईसीआई बैंक की 2500 ब्रांचेस हैं तो उन 2500 ब्रांचेस में इंटरनल ऑडिट तो सबका होगा, इंटरनल ऑडिट तो होगा जिसे हम कहते हैं कंकरेंट ऑडिट।
वो सबका होगा। बैंक के केस में ना उसे हम कंकरेंट ऑडिट कहते हैं, सबका ही होगा। परंतु जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैम्पलिंग फॉलो होती है। सैम्पलिंग में भी ब्रांचेस में भी मेन ब्रांचेस का उठा के ऑडिट करता है, ठीक है ना, ऑडिटर। तो अब कह रहे हैं कि ऑडिटर शुड इंश्योर कि नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन, मतलब खाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी अनऑडिटेड ब्रांचेस की, कि 1000 ब्रांचेस या फिर 2000 ब्रांचेस ऐसी हैं जिसका मैंने ऑडिट नहीं किया आउट ऑफ 2500, मतलब मैंने ऑडिट केवल 500 ब्रांचेस का किया है। आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कितनी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं, और ये भी बताना पड़ेगा कि उन ब्रांचेस में कितने एडवांसेस थे, कितने डिपॉजिट थे, कितने इंटरेस्ट इनकम है और कितने इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं। समझ आई बात? अनऑडिटेड ब्रांचेस कितनी हैं, उन अनऑडिटेड ब्रांचेस में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स है, नंबर ऑफ लोन्स है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये भी सब आपको बताना पड़ेगा अनऑडिटेड ब्रांचेस के बारे में। अपने आप में ये एक नंबर का भी सवाल पूछ सकता है, अनऑडिटेड ब्रांचेस के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा, तो इसको इस हिसाब से तैयार करना, ठीक है जी। फिर आता है LFAR। LFAR क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी ऑलरेडी भी हम चर्चा कर चुके हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ये क्या होती है? ये एक स्पेशल रिपोर्ट होती है जो बैंक एक स्पेशल फॉर्मेट के अंदर ऑडिटर बैंक को बना के देता है। बिसाइड्स द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के अलावा होती है, ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है। The terms of the appointment of auditor of the PS public sector banks, the private sector banks and the foreign banks सब जगह अप्लाई होती हैं कि आपको एक LFAR देना पड़ता है। ओके, पहले LFAR का फॉर्मेट भी आपके सिलेबस में तो अब नहीं है। The matter which the banks required their auditor to deals within the LFAR has been specified by the RBI। तो मैटर कहाँ पे लिखा हुआ है? RBI स्पेसिफाइड करके बैठा है LFAR का मैटर। MCQ, LFAR कब तक सबमिट करनी पड़ती है? 30 जून तक, हर साल 30 जून तक ये सबमिट होती है, ठीक है जी। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक चीज़ देख लेना, ये भी MCQ पर्पस से ज़रूरी है। वो क्या? LFAR का फॉर्मेट ऐसा है जो कहता तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव समरी दो, परंतु अगर ऑडिटर चाहता है कि हाँ जी हम दे देते हैं, तो की ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है समरी, बट देना चाहो तो दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव समरी देना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी देना चाहो तो दे सकते हो। चलिए, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग टू RBI। हाँ जी, रिपोर्टिंग टू RBI। देखो जी, RBI का सर्कुलर है जो कहता है कि सारे के सारे बैंक्स मुझे रिपोर्ट करेंगे कौन से मैटर पे? 2 मैटर पे। एक है SA 250, यानी कि क्या हमने सभी के सभी कानूनों का पालन किया है कि नहीं, और एक है SA 240, यानी कि फ्रॉड। तो ये SA 250 और SA 240 का पालन आपको करना पड़ेगा, और रिपोर्टिंग टू RBI करनी पड़ेगी। केवल रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे हैं जिन्हें इससे एग्जम्पशन है रिपोर्टिंग टू RBI को। यानी कि RBI ने एक सर्कुलर इशू किया है रिलेटिंग टू बैंक फ्रॉड एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ से हटा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द प्रोविजन ऑफ SA 250, मतलब क्या जितने भी कानून एंटिटी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो सब का पालन किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट, SA 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या कहता है? कहता है ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द SA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज़ की रीजनेबल एश्योरेंस? की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि एरर या फ्रॉड दोनों वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये SA 240 की रिक्वायरमेंट है, और आप RBI को रिपोर्ट करोगे ही करोगे। इन 2 मामलों पे RBI को रिपोर्ट होगी। रीजनल रूरल बैंक के अलावा हर एक बैंक को करनी पड़ेगी। जी हाँ, हर एक बैंक को करनी पड़ेगी। चलिए, कंडक्टिंग एन ऑडिट स्टेजेस इन्वॉल्व्ड। कंडक्टिंग एन ऑडिट स्टेजेस इन्वॉल्व्ड। जी, ऑडिट करते हुए, बैंक ऑडिट करते हुए कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं ऑडिट के अंदर? तो सबसे पहले देखिएगा, द ऑडिट ऑफ द बैंक्स और देयर ब्रांचेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। हाँ जी, कौन कौन से स्टेजेस हैं? सबसे पहले देखिएगा,
इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जी, ऑडिट शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहला, आपको हर ऑडिटर को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो इनडेप्टेड नहीं है, मतलब ही इज नॉट इनडेप्टेड, यानी कि उसने कोई पैसा वैसा देना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट द बैंक बिफोर अपॉइंटिंग द स्टैट्यूटरी और द ब्रांच ऑडिटर, दोनों के लिए, शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस। ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, दोनों के लिए, यस दोनों के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक बात याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। वो क्या? अगर हमने सेक्शन 141 हमें याद हो तो वहाँ 141 सबसेक्शन 3 में हमने कहा था कि रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, ऑडिटर नहीं होल्ड कर सकता, याद है? यहाँ पे क्या कह रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस लेनी है हर ऑडिटर से, यानी कि आप बिल्कुल इनडेप्टेड नहीं होने चाहिए। वहाँ भी यही था 141 के अंदर, और यहाँ भी यही है लगभग, तो मैच कर रहा है। बट वहाँ रिलेटिव को अलाउ किया गया था 1 लाख, ऐसा कोई प्रोविज़न यहाँ पर है नहीं, तो वो प्रोविज़न बैंकिंग कंपनी के ऊपर तो लगेगा, नेशनलाइज बैंक के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। नेशनलाइज बैंक में क्योंकि 141 नहीं लगेगा, बट जो बैंक्स कंपनी के रूप में होंगे उनके ऊपर वो भी लगेगा, ये भी लगेगा, ठीक है। तो वहाँ भी लिखा है इंडेप्टनेस, ऑडिटर इंडेप्टेड नहीं हो सकता, यहाँ पे भी यही लिखा है। नेक्स्ट, इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब एक बात बताना, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे भी तो ये बात लिखी है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आप इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे। द आरबीआई डिसाइडेड दैट द ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक द स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट व्हाइल दे आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल असाइनमेंट। वही तो बात लिखी है, और क्या। नेक्स्ट, प्लानिंग कैसे होती है? एसए 300 के मुताबिक अभी हमने किया, दैट इज एसए 300, यानी कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिटर को क्या रिक्वायर्ड करता है कि बेटा शुरू करने से पहले प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी कर लियो। प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी में कितने एसए लगते हैं? एसए 210 और एसए 220। एसए 210 में क्या आता है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और एसए 220 में क्या आता है? एक तो आपका एक्सेप्टेंस एंड ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। याद आया? अभी तो किया था हमने एसए 300 में, तो वो प्लानिंग को कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन करना प्रीवियस ऑडिटर के साथ कि भैया तू छोड़ के क्यों गया है। बिना ऑडिटर से प्री कम्युनिकेशन किए हुए ना आप नया ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, गुनाह है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन नॉट एक्सेप्ट द पोजीशन एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग। ठीक है जी। Terms of the audit engagement. By terms of audit engagement require कि each period to be audited, the auditor should agree on the terms of audit engagement with the banks. देखो जी, हमने कहा जा रेकरिंग ऑडिट के अंदर तो 5 साल तक चल सकता है, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई है तो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपने एक बार शेयर कर दी, बार बार करने की जरूरत नहीं है। बट बैंक ऑडिट में कहता करने की जरूरत है हर साल, समझ रहे हो? बैंक ऑडिट में करने की जरूरत है हर साल, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट आप शेयर करोगे उनके साथ। नेक्स्ट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एसए 510। द ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, जो कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस में लिखे गए हैं, वो सारे प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये सब हम कर क्या रहे हैं? ये हम सब कर रहे हैं, पहला इनिशियली ऑडिट शुरू होने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश करो अपनी एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम में 2 बातें ध्यान रखना, साइज क्या होगा, कितनी बड़ी, और कंपोजिशन, कितने सीनियर कितने जूनियर। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, कैसे अंडरस्टैंड करते हो? ऐसे 315 के अंदर, जिसका नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, लेस डाउन कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को और उसके एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 315 में कितनी बार कर चुके हैं? तो डिप्टो वही की वही लैंग्वेज है, कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा। आगे,
जब ऐसे 315 में आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हो, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, तो आपका मेन पर्पस क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करना। तो वही ऐसे 315 रिक्वायर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज द एजर्शन लेवल। किसके लिए? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए भी, अकाउंट बैलेंसेस के लिए भी एंड डिस्क्लोजर के लिए भी, ताकि उसी के बेसिस पर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकें। उसी के बेसिस पर ही आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। जी, अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्रूअल पे ही बनाए जा रहे हैं कि नहीं, और एनपीए कैश बेसिस पे हो रहा है कि नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या फिर और नॉट, एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द फैप। मतलब फैप को करने में भी आपको मदद करेगी अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना। एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। The engagement team should hold the discussion to gain the better understanding of the bank and its environment, including the internal control. बस बाकी दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं, बेनिफिट भी कर चुके हैं सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये अपने आप में आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक। हाँ जी, An effective risk management system in the bank generally require the following. रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर बैंक में कोई रिस्क अराइज होता है बैंक के ऑपरेशंस में, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा एनपी हो गया, तो उसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा। तो इसलिए बैंक्स क्या करते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस तरीके का डिजाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 लाख तक की पावर ब्रांच मैनेजर के पास है, 20 लाख तक की पावर रीजनल मैनेजर, 50 लाख तक की पावर जोनल मैनेजर, 1 करोड़ तक की पावर हेड ऑफिस में एक कमेटी बनेगी, 5 करोड़ से ऊपर की पावर उससे भी ऊपर वाली कमेटी बनेगी, फिर 10 करोड़ से ऊपर का प्रपोजल सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहीं पे चंदा कोचर मैडम फंस गई थी, क्योंकि प्रपोजल था बड़ा वीडियोकॉन का, उन्होंने हस्बैंड के साथ कनेक्शन था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, और इसलिए वो प्रपोजल जो सेंक्शन नहीं होना था वो सेंक्शन कर दिया था। यहाँ पे चंदा कोचर जी फंस गई थी। तो वही हर बैंक अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लेके चलता है, और उसमें क्या क्या आता है। पहला, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल बाय दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी लिफ्ट में जाओ या किसी बिल्डिंग में जाओ तो कैमरा लगा होता है, जिसको हम कह सकते हैं देख ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला हम पे नज़र रख रहा है। ऐसे ही कंपनी में एक काम कंपनी के TCWG का होता है, TCWG को वो नज़र बनाए रखनी होती है, TCWG वो नज़र बनाए रखता है, जिसको हम कहते हैं ओवरसाइट। तो फिर ओवरसाइट भी होगा एंड इन्वॉल्वमेंट भी होगा इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG। अब क्या कहता है लाओ, क्या कहता है ये पॉइंट, कहता है जी TCWG चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, दे शुड अप्रूव द रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। दे शुड अप्रूव, एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव की जाएगी। द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द बैंक्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब बैंक के जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उसके अनुसार होगी, एंड जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट RBI की है उनके अनुसार होगी, एंड उसके अंदर लिखा जाएगा टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ द रिस्क इट रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल। मतलब कितने तक का रिस्क एक्सेप्टेबल है और किससे ऊपर के रिस्क में भाई बैंक के तोते उड़ जाएंगे, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब हम किसी को 100 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं देंगे, बैंक की पॉलिसी है 100 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं देंगे। हम कोई भी लोन 10 करोड़ से ऊपर ऐसा नहीं देंगे जिसमें हमारे पास कम से कम 200% की सिक्योरिटी ना हो। समझ रहे हो, मतलब यही है कि कौन कौन सा रिस्क है जो एक्सेप्टेबल है। तो दोबारा बोलो, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG, मतलब कंट्रोल प्रोसेस के अंदर TCWG का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो ओवरसाइट भी करेगा। यस, तो TCWG अप्रूव करेगा रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को। पॉलिसी जो है बैंक के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ एंड टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ द रिस्क एक्सेप्टेबल टू इट, उसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क। हाँ जी,
कहता है जी रिस्क डेट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द अचीवमेंट ऑफ द बैंक्स गोल, जो प्रभावित कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनपीए होना या फिर रियल एस्टेट को फंडिंग करना, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज के लिए फंडिंग देना, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर्ड किया जाएगा एंड मॉनिटर्ड किया जाएगा अगेंस्ट द प्री अप्रूव्ड लिमिट एंड क्राइटेरिया। मतलब हर बैंक के मैनेजमेंट एक प्री अप्रूव्ड क्राइटेरिया बनाएगा, फॉर एग्जांपल हम इस सेक्टर में इतने से ज्यादा लोन नहीं देंगे, तो फिर कहीं आपने दिया तो नहीं है, मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे एक्चुअल को कंपेयर किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क, कि कहीं ऐसा दे तो नहीं दिया आपने, कहीं जरूरत से ज्यादा जिसको लोन दे तो नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। अ बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल to mitigate its risk, including the effective segregation of duties. Bank should have appropriate control to mitigate the risk. रिस्क को हैंडल करने के लिए प्रॉपर बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के बीच में लगातार स्टाफ शिफ्ट होने चाहिए। ऑलरेडी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी। कभी कैशियर को कहीं और बिठा दिया, कभी चेक क्लियर वाले को यहां पे बिठा दिया, ऐसे। सिमिलरली रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, मतलब हर बंदा अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटीज, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस, ये भी कल बताया था। कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में चर्चा की थी हमने। ये सब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज का पार्ट है बैंक की। आगे फिर मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज मतलब जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, मॉडल्स हैं, जिसके द्वारा आप रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हो, उसका कंसिस्टेंटली मॉनिटर्ड होते रहना चाहिए और रेगुलरली अपडेटेड रहनी चाहिए। इसके लिए बैंक की एक रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होती है जो ये वाला स्पेशली काम करती है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जनरेट करके दे रहा है आपको इंफॉर्मेशन। ओके, कहता है जी बैंक रिक्वायर द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम that provide adequate financial, operational and compliance information on a timely and consistent basis। दोबारा पढ़ो जी। Bank require the reliable information system that provide adequate financial, operational and compliance information on a timely and consistent basis। हर बैंक में ना एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हैंडल किया जाता है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। हर बैंक में होता है MIS। इसके अंदर अच्छे अच्छे MBA मार्केटिंग, MBA HR ये लोग काम करते हैं। इनका काम ही रिपोर्टिंग करना होता है, सारी के सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पालन हो रहा है कि नहीं, जो RBI की हैं, सारी की सारी बैंक की पॉलिसीज का पालन हो रहा है कि नहीं। एक एक ट्रांजैक्शन जो बैंक करती है, वो ट्रांजैक्शंस का एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब एक्सेल के अंदर दिया जाता है हेड ऑफिस को। फिर उसको कंपाइल किया जाता है, देखा जाता है कि हम सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बैंक रिक्वायर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि बैंक के ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगती हैं, बहुत सारे कानून बैंक के ऊपर लगते हैं, तो इसलिए रोबस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे सके। Those charged with the governance and the management require the risk management information that is easily understood and enable them to assess the changing nature of the bank's risk profile। मतलब TCWG और मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन बनती है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए डेट इज कोई भी आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, एंड इनेबल देम टू एसेस द चेंजिंग नेचर ऑफ द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल में कोई चेंज हुआ है तो वो भी एनालाइज कर सके। लाइन की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अपने आप में सवाल नहीं बन सकता इस पे, तो आप इसे काट सकते हो। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बस ये ध्यान रखना। आप सारे पॉइंट रिकॉल कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है बैंक की? पहला, ओवरसाइट, इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसका? TCWG का, कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। क्यों? TCWG एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लाएगी,
ये पॉलिसी कंसिस्टेंट रहेगी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ एंड बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। और ये भी बताएगी कि कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क, हाँ जी वो रिस्क जो कि बैंक को भटका सकते हैं, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं अचीवमेंट ऑफ द बैंक्स के गोल को, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा, उनको मेजर्ड भी किया जाएगा और उनको रेगुलरली मॉनिटर भी किया जाएगा अगेंस्ट द प्री अप्रूव्ड चेक्स या लिमिट्स। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्टिविटी, ऑलरेडी इसकी चर्चा पहले भी हमने की है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्टिविटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आएगा, वेरिफिकेशन आएगा, रिकंसिलेशन आएगा, अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस आएगा, ये सब कंट्रोल एक्टिविटीज का पार्ट होगा। फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, कहता है रिस्क मैनेजमेंट जो आपने मॉडल बनाया है या एजम्पशन बनाई है वो भी रेगुलरली अपडेट होती रहनी चाहिए। इसके लिए बैंक की एक रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होगी जो ये स्पेशली काम संभालेगी। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे, डेट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन चाहे कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम कर क्या रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट से पहले हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था अच्छा ये अपने आप में सवाल फर्स्ट पॉइंट पे भी आ सकता है, इनिशियल कंसिडरेशन। हम कह रहे थे कंडक्टिंग एन ऑडिट कंडक्ट करते हुए कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनिशियल कंसिडरेशन पे अपने आप पे सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद हमने कहा जी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे अपने आप पे सवाल बन सकता है। बाकी इन पे सब पे सवाल बनने के अपने आप में चांसेस हैं नहीं, कोई भी आप 4 या 5 पॉइंट ध्यान रख सकते हो बस, अगर आपसे पूछ भी लेता है तो कोई भी 4 या 5 पॉइंट अगर आपसे पूछ लेता है कि मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट में क्या क्या लिखोगे, स्टेप्स या स्टेजेस इन्वॉल्व इन द ऑडिट में क्या क्या लिखोगे, तो फिर आप कोई भी 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हो। आपके पास अगर इनिशियल कंसिडरेशन बहुत डिटेल में होगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत डिटेल में होगा, उसके अलावा कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आप हेडिंग्स पढ़ते जाइए बस, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कहाँ पे आता है, ऐसे 300 के अंदर। लो जी बस, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग बढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, ऐसे 300 के अंदर। It deals with the auditor responsibility to plan an audit of the financial statement in effective manner. बस दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ये क्या होता है, मेमोरेंडम मतलब समरी। द ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग ए प्लानिंग मेमोरेंडम। बस दिमाग नहीं लगाना और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इन पे अपने आप पे सवाल नहीं आएगा। डिटरमाइनिंग द मेटीरियलिटी लेवल, हाँ जी बताओ जी, ऑडिट मटेरियलिटी लेवल, जिससे ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन मटेरियल होंगी और देखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। चलिए, एंड द ऑडिटर शुड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट भी कंसिडर करोगे। द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर देयर आर इवेंट और कंडीशन विच में कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ऐसे 570 वाला। फिर रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्स कैसे होता है 330 के मुताबिक। The auditor to design and implement the response to address the assessed risk of the material misstatement. फिर assess the risk of the fraud including the money laundering. भाई मैंने कहा है any 5 या 6 कर दो मैक्सिमम, बस और कुछ नहीं। Must include initial audit consideration जरूर करना, वो अपने आप में आ सकता है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, बाकी कोई भी 2-3 और इसके अलावा कर लेना स्टेजेस इन द ऑडिट में, बस ज्यादा फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां एमसीक्यू आ सकता है मैं आपको बता दूंगा। अभी इनमें से किसी पे भी एमसीक्यू बनने का कोई चांस नहीं है। हाँ जी, assess the risk of fraud including the money laundering, ये पॉइंट अपने आप में वैसे कर लेना यार। 11th पॉइंट, ये पूछ सकता है, ये क्योंकि ऐसे 240 का रेफरेंस आ रहा है। ये फ्रॉड कहां पर कवर है, ऐसे 240 के अंदर। एज पर ऐसे 240 नाम क्या है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे 240 के अंदर ऑडिटर के 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला,
आपने पढ़ रखा ऑलरेडी है, मतलब चाहे ऐसे 240 सिलेबस में ना भी हो बट फिर भी आप जानते हो। पहला आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना रोम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो कि फ्रॉड की वजह से अराइज हो सकती है। आइडेंटिफाई कर लिया, एनालिसिस कर लिया, रोम। दूसरी बात, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करो कि हाँ ये सही में मिस स्टेटमेंट है, कर लिया, अब रिस्पॉन्ड करो। 3 ऑब्जेक्ट है बस। ऑडिटर जब भी आप ऑडिट कर रहे होगे तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना, ताकि ये पॉसिबिलिटी पता लगा सको कि कहीं मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है तो नहीं। बस जी, ये आपसे पूछ सकता है कि फ्रॉड के रिलेशन में बैंक ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है फ्रॉड के रिलेशन में। ठीक है, चलिए। एसेस द स्पेसिफिक रिस्क करने की जरूरत नहीं है। फिर रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ द एक्टिविटीज, ये भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक्स अपने फंक्शन आउटसोर्स करता है, स्पेशली आईटी से रिलेटेड। आईटी फंक्शन नॉर्मली बैंक्स में आउटसोर्स होते हैं, तो वो कहता है उसके साथ भी काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है कि कोई वो बंदा आउटसोर्स वाला बिका हुआ था, तुम्हारे पासवर्ड शेयर कर दिए उसने। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग अपने आप में एमसीक्यू आ सकता है। हाँ जी, देखो जब बैंक का पीक आवर्स होते हैं तो पीक आवर्स में रश होता है, तो ऐसे रश के अंदर बैंक का सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस मतलब जब जोर डलता है सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम कैसा काम करता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। समझ पा रहे हो? स्ट्रेस टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है जो डिटरमाइन करता है रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। मतलब जब रश आवर्स पीक आवर्स होते हैं तो उस टाइम आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। एमसीक्यू पर्पस से बहुत रेलेवेंट है ये। बेसल 3 नॉर्म्स, क्या पूछ सकता है बेसल 3 नॉर्म्स में एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है? बेसल 3 नॉर्म्स कह लो या फिर स्टैंडर्ड कह लो, दे आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय बीसीबीएस, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है कि बेसल 3 नॉर्म्स किसने बनाए हैं। अगली बात, द सेट ऑफ एग्रीमेंट बाय द बीसीबीएस विच मेनली फोकस ऑन रिस्क टू द बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम आर कॉल्ड एज बेसल एकॉर्ड। यानी कि जो बेसल कमिटी ने बनाया है उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं बेसल एकॉर्ड। अब ये है क्या? ये कहता है भाई साहब कि आपकी कैपिटल इतनी एडिक्वेट होनी चाहिए कि आप उसने सफिशिएंट रिजर्व देंगे अगेंस्ट द लोन कि अगर कोई लोन वगैरह डूब भी जाए तो भी आपके पास पैसा सुरक्षित पड़ा हुआ है। मतलब आपके पास एक सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपको हर वक्त बैंक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो अब बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इसलिए बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं आज की डेट में इंटरनेशनली। किसने बनाया? द बेसल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस ने बनाया। इनके द्वारा बनाया गया फ्रेमवर्क क्या कहलाया? बेसल एकॉर्ड। ये एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। हाँ जी, 16th पॉइंट भी अपने आप में पूछा जा सकता है कि अदर रिपोर्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर। रिलायंस ऑन द रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट्स। अदर रिपोर्ट्स के ऊपर ऑडिटर को किन किन अदर रिपोर्ट में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अदर रिपोर्ट वैसे कौन कौन सी हुई है? एक तो देख लेना, प्रीवियस ऑडिटर्स की रिपोर्ट हो सकती है। एक जो आरबीआई वाले हर बैंक का इंस्पेक्शन करते हैं, एक उसकी रिपोर्ट हो सकती है। एक इंटरनल ऑडिट जिसे हम कंकरेंट ऑडिट मैंने बताया, एक उसकी रिपोर्ट हो सकती है। फिर एक वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट हो सकती है, और एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू किसी पार्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल ये अकाउंट थोड़ा खतरनाक चल रहा है, उसकी रिपोर्ट भी एक हो सकती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑडिटर टेक इनटू अकाउंट करेगा। दोबारा बोलो, आरबीआई की रिपोर्ट, प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट, कंकरेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, और स्पेशल अकाउंट के ऊपर कोई रिपोर्ट, और फिर रिपोर्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये रिपोर्ट होती है जो कि ऑडिटर कंसीडर कर सकता है ऑडिट करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं जी हमारे पास एडवांसेस। लो जी, यहां से शुरू होता है पोर्शन एडवांसेस का। एडवांसेस क्या है? वो अमाउंट जो बैंक लोन के रूप में देते हैं सामने वाले को, और जो पैसा वापस आना है, दे आर कॉल्ड एज एडवांसेस। मतलब दे आर द अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट गिवन एज अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू अनदर पार्टी
विद एन एग्रीमेंट कि मनी वापस जरूर आएगा, यस। पूछ सकता है डिफाइन द एडवांसेस। अच्छा, फिर while carrying out the substantive procedure the auditor should examine सभी के सभी एडवांसेस को नहीं, सभी के सभी लार्ज एडवांसेस, बड़े बड़े लोन्स को ऑडिटर एग्जामिन जरूर करेगा, और बाकी सभी ऑडिटर सभी लोन्स को सैंपलिंग बेसिस पे उठाएगा। अब लार्ज लोन क्या होते हैं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लार्ज लोन विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बैंक और ऑपरेशन ऑफ द ब्रांचेस। तो हर बैंक के हिसाब से लार्ज लोन की डेफिनेशन बदलती जाएगी, ठीक है जी। तो एडवांसेस क्या है, वो अमाउंट जो बैंक ने सामने वाले को दिया है एज अ लोन और जो पैसा रीपे होना है। उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनाते हुए ऑडिटर सभी के सभी लार्ज एडवांसेस को तो चेक करेगा, छोटे छोटे एडवांसेस को सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता है। लार्ज एडवांसेस हर बैंक के ऊपर अलग अलग, मतलब बैंक के साइज पे डिपेंड करेगा कि कौन से बैंक का साइज कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस। हाँ जी, एक होते हैं फंडेड लोन्स। फंडेड लोन्स का मतलब होता है जहां पर पैसा उठाकर आपके हाथ में दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, चाहे कैश क्रेडिट हो गया, टर्म लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिमांड लोन हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गई, ये सब के सब मतलब आपके हाथ में उठा के जहां पैसा दे दिया गया, ये ले भाई तेरे अकाउंट में पैसा, दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड लोन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देयर इज एन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक टू द बारोवर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन फंड। बैंक ने आपके बिहाफ पर गारंटी दिया, आपको पैसा नहीं दिया, गारंटी दी है। अब किसी घटना के घटने पर बैंक को पैसा देना होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन फंड। नॉन फंड फैसिलिटी आर दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व सच ट्रांसफर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंड लोन्स आर LC, BG एक्सेट्रा, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह। यहां पर एकदम बैंक पैसा नहीं देता। बैंक कब देता है, जब आप डिफॉल्ट करते हो। LC मतलब आपने माल इंपोर्ट किया, अगर आपने इंपोर्ट की पेमेंट नहीं की तो बैंक पेमेंट करेगा। तो LC और BG में फर्क क्या है, LC बैंक टू बैंक गारंटी होती है और BG बैंक के द्वारा किसी भी और व्यक्ति को आपके द्वारा किए गए काम की गारंटी होती है कि अगर आपने नहीं किया तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। सरकार को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट कंपनी को जब बैंक गारंटी देता है आपके बिहाफ पे तो BG है, बट जब बैंक किसी एक्सपोर्टर के बैंक को गारंटी देता है तो वो LC है, ठीक है। चलिए आगे। अब हम इन एडवांसेस को डिफरेंट पार्ट से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है सेक्टर वाइज, मतलब हर बैंक सेक्टर वाइज भी लोन देता है। जैसे कि कई बैंक्स प्रायोरिटी लेंडिंग करते हैं। प्रायोरिटी लेंडिंग फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, MSME, मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। MCQ पर्पज से पूछ सकता है। हाँ जी, RBI ने इशू की है गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर विच द बैंक आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो इन गाइडलाइंस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कवर है जो आप चार्ज कर सकते हो, फिर सैंक्शन कब कब करना पड़ेगा, रिजेक्शन कब कब करना पड़ेगा, और RBI जो है बैंक्स को टारगेट भी देता है कि आपको इतना तो लेंडिंग प्राइवेट सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड सेक्टर वाइज लेंडिंग। फिर एक लेंडिंग होती है सिक्योरिटी वाइज। हाँ जी, सिक्योरिटी वाइज मतलब दो तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है जो बैंक अपने पास रख सकते हैं। एक होता है प्राइम सिक्योरिटी और ये था कोलेटरल। प्राइम सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल आपने ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट दिया, किस लिए, ताकि बिजनेस चलता रहे, तो आपने वर्किंग कैपिटल का लोन दिया ताकि बिजनेस चलता रहे। तो आप प्राइम सिक्योरिटी यहां पर क्या रखने वाले हो, स्टॉक प्लस डेटर्स को। बट सामने वाला अगर मान लीजिए जब वो डिफॉल्ट कर रहा था तो वो स्टॉक सारा बेच चुका था, अपनी जेब में डाल लिया पैसा, डेटर से पैसा रिकवर कर चुका था, फिर जो बचे कुचे डेटर से गुंडागर्दी वाले केवल वही बचे थे। अब तो बैंक की तो ठन गोपाल हो जाएगी। तो इसलिए प्राइम सिक्योरिटी के अलावा भी बैंक एक सिक्योरिटी लेता है जिसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, एडिशनल सिक्योरिटी जिसमें नॉर्मली बैंक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं। वैसे कुछ भी हो सकता है बट जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी ली जाती है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट भी ली जा सकती है। तो दो तरीके की सिक्योरिटी होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब है वो सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर द बैंक फाइनेंस और द वन, वो जिसके लिए लोन दिया गया है।
वर्किंग कैपिटल लोन स्टॉक एंड डेटर्स के लिए दिया जाता है, तो स्टॉक एंड डेटर्स को गिरवी रख दिया। फॉर एग्जांपल लोन आपने दिया प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी प्राइम सिक्योरिटी हो जाएगी। तो जिस चीज के लिए लोन दिया गया वो चीज प्राइम सिक्योरिटी है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी होगी वो कहलाएगी कोलेटरल कहलाएगी। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कोलेटरल प्राइम सिक्योरिटी हो सकती है? हाँ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन दिया है। ठीक है, चलिए फिर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कितने तरीके से सिक्योरिटी क्रिएशन किया जा सकता है? बेसिकली हमारे पास होते हैं बड़े बड़े 3 तरीके। पहला होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किया जाता है, और मॉर्टगेज 2 तरीके का हो सकता है, एक है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज और एक होता है इक्विटेबल मॉर्टगेज। सोचो जी, राम को लोन चाहिए था लोन लेने के लिए एसबीआई के पास पूछा, एसबीआई ने कहा लोन तो दे देंगे, बदले में आप क्या दोगे? तो राम ने कहा लो जी, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लो। लैंड एंड बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स बेशक एसबीआई के पास है, मगर लैंड एंड बिल्डिंग किसके नाम पे है? राम के नाम पे है। दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्टगेज। यानी कि केवल डिलीवरी हुई है टाइटल डीड की, बट आज भी ओनरशिप किसके पास है? बोरोवर के पास। फिर इससे भी ऊपर का मॉर्टगेज आता है कॉल्ड एज इंग्लिश मॉर्टगेज, या फिर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज कहते हैं हम इसे, इंग्लिश मॉर्टगेज भी कहलाता है। इसके अंदर बैंक क्या करता है? इसके अंदर बैंक अपनी ये प्रॉपर्टी राम की अपने नाम करा लेता है कि जब तू पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी तेरे नाम वापस कर दूंगा, क्योंकि बैंक प्रॉपर्टी किसी की रख नहीं सकता इस तरीके से, बट तू प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम ही करेगा। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? फिर अपन लोग कहते हैं प्लेज के ऊपर। प्लेज क्या होता है? प्लेज ये गोल्ड वगैरह के लिए लिया जाता है। घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना, दिस इज कॉल्ड प्लेज। यहां के अंदर क्या किया जाता है कि जो सिक्योरिटी है वो उठा के बोरोवर जो है लेंडर को दे देता है। बोरोवर लेंडर को उठा के सिक्योरिटी दे देता है विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एडवांस। ओनरशिप किसके पास रहती है? बोरोवर के पास ही रहती है, बट लेंडिंग बैंक के पास पोसेशन आ जाता है। लेंडिंग बैंक के पास पोसेशन आ जाता है बस। ठीक है, चलिए डिफाइंड इंटरेस्ट इन द गुड्स मिल जाता है, मतलब पोसेशन मिल जाता है उसे, जिसे वो उठा के कभी भी बेच सकता है जब भी लोन में डिफॉल्ट हो जाएगा तो। नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि जब स्टॉक एंड डेटर्स के अगेंस्ट में जब आप लोन लेते हो, तो क्या स्टॉक एंड डेटर्स को बैंक के पास दे देते हो क्या? नहीं, अगर दे दिया तो धंधा बंद हो जाएगा। तो आप स्टॉक एंड डेटर्स पे बोरोवर के पास ही रहते हैं, बोरोवर उसमें डील भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। तो यानी कि जब एक तरीके का चार्ज क्रिएट किया जाता है लेंडिंग बैंक के पास हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट करके, जिसमें मूवेबल एसेट्स जो हैं वो बोरोवर से बिलोंग तो करती है, परंतु ना तो आपने ओनरशिप उनकी बैंक को दी है, ना ही पोसेशन दिया है, बट बोरोवर आज की डेट में ये स्टॉक एंड डेटर्स होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। फिर बोरोवर इन स्टॉक के लिए प्लस डेटर्स के लिए एक स्टेटमेंट सबमिट करता रहता है बैंक को टाइमली, टाइम्स एंड अगेन, जिसके बेसिस पर बैंक उसकी डीपी ड्राइंग पावर निकालता है, जिसकी कैलकुलेशन हम कल की क्लास में समझेंगे। फिर उसके बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल असाइनमेंट, मान लीजिए मेरी एलआईसी की एक पॉलिसी है, उस एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट मैं लोन ले सकता हूं। हाँ, मुझे वो एलआईसी पॉलिसी बैंक की फेवर में असाइन करनी पड़ेगी। असाइन मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर मैं वो पॉलिसी बैंक की फेवर में असाइन कर देता हूं तो क्या काम बन जाएगा? यस, मुझे लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, या आपका राइट या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। नॉर्मली असाइनमेंट हो सकता है आपके डेटर्स का, कि मैं अपना राइट टू रिसीव बैंक को ट्रांसफर कर रहा हूं, या पॉलिसीज का, कि ये पॉलिसी का अमाउंट मैं बैंक को ट्रांसफर कर रहा हूं। ओनली द एक्शनेबल क्लेम सच एज बुक डेट्स, मतलब डेटर्स एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एज सिक्योरिटी बाय द वे ऑफ असाइनमेंट। केवल बैंक इन दोनों के अगेंस्ट लोन देता है। ठीक है, चलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। सेट ऑफ। अब एक बात बताना, बोरोवर ने लोन लिया बैंक से, बोरोवर का करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 5 लाख क्रेडिट, और लोन अकाउंट में
ओवरड्यू चल रहा है। क्या बैंक के पास पावर है कि ये करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को लोन से सेट ऑफ कर दे? यस, बिल्कुल पावर है, क्या दिक्कत है, कर सकता है। प्रोवाइडेड ये करंट अकाउंट और लोन सेम व्यक्ति का होना चाहिए तो कर सकता है बैंक। यस। सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब बैंकर, टू एडजस्ट होली और पार्शली द डेबिट बैलेंस ये जो एक अकाउंट में है अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। तो एक तरीके से राइट ऑफ सेट ऑफ बैंक को इस लायक बनाता है कि वो कंबाइन कर सके दो अकाउंट्स को, डिपॉजिट अकाउंट एंड लोन अकाउंट को, ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइडेड बोथ द अकाउंट आर इन द सेम नेम होने चाहिए और सेम व्यक्ति के होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लियन। लियन क्या है? क्रिएशन ऑफ अ लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। जब ओनर अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के नाम ट्रांसफर कर देता है या बैंक का उसमें राइट क्रिएट कर देता है, दिस इज कॉल्ड लियन, जो लेंडर को अधिकार देता है कि वो कभी भी इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है और बेच सकता है। तो इसे चार्ज भी कहते हैं। एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है ये लाइन भी। लो जी, तो आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से रिकॉल कीजिएगा यहां तक। कल हम एडवांसेस वगैरह, प्रोविजनिंग नॉर्म्स वगैरह सब कुछ खत्म कर देंगे कल। मोस्ट प्रोबेबली शायद कल ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा कल ये चैप्टर। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।